अंधेरा काहे लग रहा है? पंखा बंद कीजिए, पंखा बंद कीजिए। चेहरा ऐसे काला है और ये बल्ब बंद कीजिएगा तो निगेटिव दिखने लगेगा। समझ गए ना? इसीलिए लाइट ताइट जला के रखिए थोड़ा सा। ये कौन वाला ऑन कर दिए हैं इसमें? वो अपने हुआ ये? ये वाला यही ना लिखा हुआ नहीं ना? यहाँ नोट 5 लिखा हुआ है, यही होगा। देखिए, जो चीज़ बता देते हैं वो कहीं ना कहीं सही रहता है, समझ गए हैं? और कभी कभी जो है स्लिप कर जाने के बाद हम दूसरा दिन आके सही करवा देते हैं ना, कभी काल भूल चूक से होता है। अब कितनों बड़का पब्लिकेशन है, कोई है, भगवान थोड़े लिखा है उसको। इसीलिए जो बताते हैं 100% सही है। अब आप ही लोग बताइए, ये लाइकोन खान रिसर्च सेंटर खान सर का है। अब वहाँ लिखा है कि एंजाइम जो है ये मूलतः क्या है? प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। क्या बताएं आप लोग को? प्रोटीन है। अब उसमें दे दिया है विटामिन। विटामिन कभी भी नहीं होगा, प्रोटीन ही होगा। और उसमें दिया है कि एंजाइम एक प्रकार का क्या है? विटामिन है ना? और एक दिया है उत्प्रेरक, और एक कुछ ऐसे दिया है ऑप्शन, तो उसका आंसर उत्प्रेरक होगा। एंजाइम का काम है ना, कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करना। या उसके बाद फिर और एक दो क्वेश्चन ऐसे दिया, तो सब जो है टाइपिस्ट का गलती होता है, सर को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, है ना? टाइपिंग करने में अब हम जो बुक बनाए हैं ऑब्जेक्टिव वाला, अब उसमें देखा है ना बुक, ये लड़का देखा भी है शायद, है ना? अब क्या है कि बुक जो बनाए हैं ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें अपने से चेक किए, टाइपिंग कर दिया। अब चेक किए अपने से, फिर भी उसमें गलती नहीं मिला। जब यहाँ पे बोर्ड पे ला के डिस्कस करवाए पूरा बुक को, तो 13 जगह गलती था पूरा बुक में, समझे? तो वो टाइपिस्ट का कहीं ना कहीं गलती होता है। तो इसीलिए वो सब नहीं करना है। कॉपी में जो बता दिए वो 100% सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पटना वगैरह जाइएगा तो सब राइटर मिलेगा। 2 साल 3 साल कोचिंग पढ़ाए, 1 साल 2 साल, और तीसरा साल में वो राइटर बन जाता है। अपना नाम के आगे में राइटर लगाना शुरू कर देते हैं, समझ गए हैं? तो वही बात है। तो कोई बुक आ गया तो भगवान नहीं है। अब जिनका बुक हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी कोचिंग में पढ़ाते हैं ना। अब जैसे जमाल परवेज का बुक है, वो भी पढ़ा रहे हैं। अशोक सर जो है, इनके यहाँ हम भी क्लास किए हैं। उसके बाद जो है जिसका ये मिरर ऑफ कुआं मिरर सब आता है, उसके बाद सगीर अहमद हो गया, उसके बाद महेश मिश्रा तो चले गए बेचारे, है ना? तो ये सब वहाँ पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस होता है, तो उसी पे बुक कर देते हैं। मतलब टीचरें कहीं ना कहीं जो है बुक भी तैयार करते हैं ये सब चीज़ का। चलिए देखते हैं इसमें। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब पूछने का 2 तरीका होता है, एक गुरुजी का टेस्ट लेना, एक जानने के लिए पूछना, है ना? भस्मासुर की तरह करने के बाद फिर हमको प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कल का हमको लगा पूरा क्लास मेरा बर्बाद चला गया। आप लोग को पढ़ा दिए, लेकिन हमको लगा अपने आप में कि कल का क्लास बेकार हुआ, है ना? तो ये चीज़ है, जब सीखने के लिए पूछा जाता है तो ठीक है। ऐसे
अब देखिए इसमें एक होता है WBC, एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। अब इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स 3 चीज है। अब इसमें जितना जरूरी था वो बता दिए आप लोगों को। WBC में क्या होता है कि अब इसकी अधिकता से और इसकी कमी से, अब इसमें अगर इसका हम कमी का बात करें तो कमी से इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है ये कमजोर होगा, यही न होता है। अब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर WBC की अधिकता का बात करें तो इसकी अधिकता से है, WBC की अधिकता से जो है ना, ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, यही न होता है, ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। अब यह जो है सो ब्लड कैंसर का टाइप में से, अब इसके कारण भी होता है, RBC का क्षति से भी होता है, मतलब ब्लड कैंसर में भी कई प्रकार का कैंसर होता है ना। तो यह भी जो है सो इसकी अधिकता से अब जो है सो कह सकते हैं ब्लड कैंसर वगैरह होता है। अब RBC का अगर बात करें तो RBC में भी 2 चीज हो सकता है, या तो कमी या तो बढ़ोतरी। अब कमी कहे तो कमी के कारण कौन सा रोग, एनीमिया होता है, और बढ़ोतरी के कारण पॉलीसीथीमिया होता है। क्या होता है, पॉलीसीथीमिया होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स का बात करें तो प्लेटलेट्स के बारे में क्या बताए थे, प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है ना। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो अब जो है ये थ्रोम्बोसाइट्स का अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम क्या बताए थे, अब यही थ्रोम्बोसाइट्स जो है वायु से संपर्क करके क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, पढ़ाए हैं ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है और वही ब्लड को क्लॉट करने में कहीं न कहीं हेल्प करता है। अब क्या है कि अगर यदि सोच सकते हैं, अगर ये थ्रोम्बोसाइट्स की मात्रा अधिक हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट करने का संभावना क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, ब्लड क्लॉट करने की संभावना बढ़ जाएगा। और जब इसका कमी हो जाएगा तो कमी होने के कारण क्या होता है कि ब्लड को जमने में, या कह सकते हैं कि ब्लीडिंग का संभावना जो है सो अधिक हो जाएगा, ब्लीडिंग का संभावना अधिक हो जाएगा। तो यही होता है प्लेटलेट्स का कमी और बढ़ोतरी से। क्या अब नहीं है किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो पढ़ रहे थे उस पे। अब देखिए इसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम, अब इसमें क्या होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखें किसके बारे में, एक्सक्रिएशन के बारे में। किसके बारे में, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन के बारे में। तो सुन लीजिए, उत्सर्जन क्या कहेंगे, तो शरीर के अंदर चय उपापचय क्रिया जो होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, हम लोगों का शरीर में अनवांटेड मटेरियल बनता है, यानी अनावश्यक पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनता है। अब इन चीजों को जो बॉडी से बाहर किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। सीधे कहेंगे शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, यही बताए थे। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले तंत्र को हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब इसमें उत्सर्जन तंत्र का अगर यदि हम बात करें, है ना, तो ये उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों में जो प्रेजेंट होता है वो अलग टाइप का अलग चीज होता है। किसी में प्रोटोनेफ्रेडिया होता है, किसी में माल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है ना। तो उनके बारे में देखेंगे हम लोग। यहां उससे पहले ये बताए कि अब जो अनवांटेड मटेरियल बनता है वह केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनता है। अब जो केमिकल रिएक्शंस होता है ना, अब बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है, इसी केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कल बताए थे ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है। अब यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, अगर इसके बारे में पूछे कि यह क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो कह सकते हैं शरीर के अंदर होने वाली चय उपापचय की क्रियाएं, यानी केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अब क्या है कि हम लोगों का शरीर में हर समय कह सकते हैं कि 3000 से 4000 केमिकल रिएक्शंस होता है ना, 3000 से 4000 केमिकल रिएक्शंस होता है। अब क्या है कि जैसे हम लोग एक साथ खाना भी खा रहे हैं, अब उसी समय हम लोग श्वसन भी कर रहे हैं, बाहर से जो दिख रहा है,
है ना, उसी समय हम लोग सोच भी रहे हैं, उसी समय क्या हो गया कि बॉडी में आके चींटी काट लिया, वो पता चल जाता है। अब उसी के समय में किसी को गरियो रहे मने मन, है ना, किसी से कुछ है इधर उधर, मतलब एक साथ हम लोगों का शरीर में कई प्रकार का क्रिया होता है। ये सब जो बैलेंस होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस का बहुत ज्यादा योगदान होता है ना। तो ये जो बैलेंस होता है एक साथ, उसको कहते हैं समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट स्थापित करना। अब ये चीजें हैं, अब जो है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, तो वहां देखेंगे। तो यही, अब वही समय में क्या होता है, खाना खाए तो वो भोजन का भी पाचन होता है शरीर के अंदर, होता है ना। तो ये सारी क्रियाएं ढेर ऐसे ऐसे जो है लगभग 3000 से 4000 केमिकल रिएक्शंस होता है। और इसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होता है कि बॉडी के अंदर कई तरह का अनवांटेड मटेरियल बनता है, यानी अनावश्यक पदार्थ बनता है। अब यह अनावश्यक पदार्थ में कभी कभी पूछ देता है कि कौन से कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ है ना, ज्यादातर जो बनता है वो नाइट्रोजन युक्त बनता है, यानी कह सकते हैं कि ज्यादातर जो बनता है वो नाइट्रोजीनस एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजीनस एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कार्बनिक प्रोडक्ट जो है ना, अब यह जो कार्बनिक होता है इसके अंतर्गत आता है CO2। क्या आता है? CO2। अगर कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पूछे तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है और CO2 एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, और यह शरीर के अंदर रहने के बाद कहीं न कहीं हानि पहुंचाता है। और नाइट्रोजीनस के बारे में कल बताए थे कि क्या बनता है हम लोगों का शरीर में, अमोनिया बनता है ना, यूरिया बनता है और यूरिक अम्ल बनता है, यही बताए थे। अब क्या है कि जिस जो जीवों में अमोनिया बनता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिक। क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिक। और यह खास करके अमोनिया जो है ये काफी जहरीला पदार्थ है, काफी विषाक्त पदार्थ है। और यह है ना, ये जो बनता है ये खास करके कुछ जलीय जीवों में बनता है। किस में बनता है? जलीय जीवों में। क्योंकि अमोनिया जब बनेगा शरीर में, इसको रिलीज करने के लिए शरीर से बाहर रिलीज करने के लिए, शरीर से रिलीज करने के लिए कह सकते हैं कि एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है वाटर, है ना। अब वाटर जो है, ये वाटर में अमोनिया घुलनशील होता है। अमोनिया जो होता है ये यूरिया से साधारण अवयव है, साधारण पदार्थ है। अमोनिया यूरिया से साधारण अवयव यानी साधारण पदार्थ है, लेकिन यूरिया के तुलना में काफी अधिक विषैला है ना, इससे कई गुना अधिक विषैला है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर बताए थे अमोनियोटेलिक के बाद यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, है ना। इसके बाद क्या बताए थे? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का बात करें तो यूरिकोटेलिक में और अमोनोटेलिक में क्या बताए थे? अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया। उसके बाद कुछ जलीय जीव। यूरिकोटेलिक में आ गया क्या? रेप्टाइल्स, यही बताए थे। एव्स यानी पक्षी वर्ग, मतलब जितना पक्षी है ये सब जो है, इन सब में जो बनता है खास करके वो क्या बनता है? इसमें यूरिक एसिड। क्या बनता है? यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन पूछता है कि एप्स, सरीसृप, इन सब में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? तो मुख्य रूप से किसका? यूरिक एसिड। मुख्य रूप से यूरिक एसिड। इसके अलावा भी कई प्रकार के अनावश्यक पदार्थ बनता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या? यूरिक एसिड। अब जैसे मेमेलिया, है ना, अगर मेमेलिया का बात करें यानी अस्तनधारी का बात करें, है ना, अस्तनधारी का बात करें तो अस्तनधारी में जो बनता है वो मुख्य रूप से क्या बनता है? और हम लोग जानते हैं कि यूरिन में कुछ मात्रा में अमोनिया होता है, यूरोक्रोम होता है, इसके अलावा भी कई अनावश्यक पदार्थ होता है। लेकिन यह यूरिया जो है ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो स्तनधारी में क्या बनता है? यूरिया। और जो है रेप्टाइल्स, एप्स में मुख्य रूप से यूरिक एसिड। अमीबा, कुछ जलीय जीवों में क्या बनता है? अमोनिया। कोई प्रॉब्लम? क्या यहीं तक ना बताए थे? और कुछ बताए थे इसमें, है ना। अब क्या है कि पिछले क्लास में ये जो बताए थे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बताए थे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना, 2 प्रकार का। एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, है ना, इसका टाइप नहीं बताया अभी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में
मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है क्या, एनाबोलिज्म। क्या कहा जाता है, एनाबोलिज्म। और दूसरे को कहा जाता है केटाबोलिज्म। दूसरे को क्या कहा जाता है, केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। कल बताए हैं इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा दिए हैं, है ना, तो इसीलिए हम इंग्लिश से लिखते जा रहे थे। अब कल ये बताए हुए हैं ना, कल दोनों माध्यम में बताए थे ना, एक है उपचयी, दूसरा अपचयी अभिक्रियाएं। कल तो दोनों माध्यम इसका बताए हुए हैं, कल बता दिए थे, इसीलिए अभी नहीं लिख रहे थे। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, है ना, चय उपापचय भी कह सकते हैं और उपापचयी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, चय उपापचय अभिक्रियाएं, यही बताए थे। अब जो है ये हो गया। उसके बाद क्या है कि ये एनाबोलिज्म जो है या एनाबोलिक एक्टिविटीज जो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कल बताए थे कि यह एक प्रकार का निर्माणकारी अभिक्रिया है। इसमें छोटा छोटा पदार्थ यानी सिंपल कंपोनेंट मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का निर्माण करता है। क्या है ना, कई सिंपल कंपोनेंट यानी साधारण अवयव, कई साधारण अवयव मिल करके क्या बनाता है ना, तो इसमें जटिल अवयव बनाता है, यही बताए थे। और इसके अंतर्गत क्या आता है, इसका एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में बताए थे कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का कार्य, उसको लेने ट्रैप करने का कार्य कौन करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में अब ट्रैप करने की क्षमता की दर को कौन बढ़ाता है, मैग्नीशियम। कौन बढ़ाता है, मैग्नीशियम बढ़ाता। मैग्नीशियम क्या है, धातु है और धातु है ना, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि ये हो गया। अब सूर्य का प्रकाश जब आया तो कौन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब लिया कौन में, सौर में। लिया किस में, सौर ऊर्जा में। और ये आने के बाद बदल गया किस में, रासायनिक में। अब रासायनिक ऊर्जा का काम क्या बताए थे, जल को दो भागों में तोड़ता है। किसमें किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने के क्रम में कुछ मात्रा में जल क्या होता है, वाष्प के रूप में, है ना, खत्म होता है, उड़ जाता है। अब ये हो गया। उसके बाद टूटा हुआ हाइड्रोजन, है ना, क्या बताए थे कि एक CO2 है, H2O है। अब यहाँ क्लोरोफिल, सनलाइट और यहाँ बनाया C6H12O6 H2O और, है ना, ऑक्सीजन। अब इसमें हम लोग देखे थे कि यह जो है सो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल जो इसको एब्जॉर्ब किया, ट्रैप किया, तो ये कौन ऊर्जा था, सौर ऊर्जा। उसको बदला किसमें, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या किया, जल को कितने भागों में तोड़ा, दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कुछ जल जो है इसमें क्या हो गया उस समय, वाष्प के रूप में। अब यह हाइड्रोजन जो है ये किनके साथ मिला, CO2 के साथ। CO2 के साथ मिलके क्या बनाया, है ना। उसके बाद जो ये वाष्प है ये आगे चल के क्या बना, अब यह ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर विमुक्त हो गया, यही बताए थे। तो यह क्रिया जो होती है तो इसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म एक्टिविटीज। उसके बाद दूसरा क्या था, केटाबोलिज्म, है ना। दूसरा क्या था, केटाबोलिज्म एक्टिविटीज, है ना। अब केटाबोलिज्म एक्टिविटीज में क्या होता है, कई सरल अवयव मिलके क्या बनाता है, कई सरल अवयव मिलके क्या बनाता है, जटिल अवयव बनाता है। क्या है, जटिल अवयव। अब यह कभी होगा, इसका मतलब ये क्या, ये जो बताए थे इसमें क्या होता है, ये विनाशकारी अभिक्रियाएं। अब जब विनाशकारी है तो विनाशकारी में क्या हो जाएगा, विनाशकारी में
विनाश होगा, यानी बड़ा पदार्थ रहेगा, बड़ा चीज रहेगा, बड़ा घर को तोड़ के छोटा छोटा बना देंगे, ईंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जटिल अवयव किसमें बदलेगा? सरल अवयव में। किसमें? सरल अवयव में। इसी में बताए थे एक क्रिया क्या, इसका एग्जाम्पल क्या? श्वसन। पेड़ पौधा श्वसन के समय कौन सा गैस छोड़ता है? कौन छोड़ता है? श्वसन के समय कौन गैस? CO2 छोड़ेगा जी। एक दिन और ने बताए थे, फिर वही है ना। जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उस समय क्या छोड़ेंगे? O2 छोड़ेंगे, है ना। और जब श्वसन करेंगे तो, अरे एगो पढ़े होंगे ना कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? अब जो है रात में जनरली प्लांट जो होता है वो भी क्या लेता है? वातावरण से, वातावरण से O2 लेते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, यह भोजन जो है सो छोटा जानवर को भी पसंद है और बाघ को भी, है ना। अब मान के चलिए इसको मानव को भी या बाघ को भी पसंद है, दोनों अटैक करेगा तो कौन लेगा? कितनों बड़ा बुद्धिमान रहे मानव, फिर भी कौन लेगा इसको? तो यही चीज है कि अब जब वातावरण में ऑक्सीजन है, यहाँ बड़ा पेड़ है, अब यहाँ मानव भी रहेगा, तो ये ऑक्सीजन पर पहला अधिकार किसका बनता है? अब पेड़ पौधा लिया तो एक तो ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में लिया और रिलीज भी किया, कौन? CO2। अब ये भी CO2 रिलीज किया, CO2 का लेवल यहाँ इस क्षेत्र में बढ़ जाता है कुछ समय के लिए। अब जब CO2 का लेवल बढ़ा तो मनुष्य का शरीर में CO2 का लेवल क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो बीमार होगा, है ना। अब यही चीज है। अब यहां पर जब क्या हो रहा है जी, है ना, यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है मनुष्य में, है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो यहां पर ग्लूकोज का विखंडन कम होगा, है ना। अभी कोरोना भी नहीं है। अब अभी अगर यदि मान के चलिए आप हरदम मास्क लगा कर रखते हैं तो इसमें भी वही होगा कि ग्लूकोज का विखंडन कम होगा। समझिए बात को, है ना। इतना चीज पढ़ लिए हम लोग। अब जो है सो ये ग्लूकोज का विखंडन कम होगा तो इससे क्या होगा? ग्लूकोज का विखंडन कम होगा तो शरीर में ATP कम बनेगा। ATP कम बनेगा तो एनर्जी बॉडी में कम रहेगा, कम रहेगा तो बार बार बीमार पड़ेंगे, है ना। इसीलिए मास्क नहीं लगा रखिए बिना मतलब का। अब चलिए देखते हैं, हम लोग आते हैं पॉइंट पे। मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में उत्सर्जन तंत्र। अब जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है वो क्या क्या सब चीज से मिलके बना होता है? मानव का उत्सर्जन तंत्र बना होता है क्या क्या सब चीज से मिलके? मानव का उत्सर्जन तंत्र बना होता है क्या क्या सब चीज से? नंबर 1 में कह सकते हैं किडनी। क्या कह सकते हैं? किडनी। अब किडनी का ही हिंदी क्या होता है जी? वृक्क। और दूसरा नाम किडनी का दूसरा नाम, या इसी को क्या कहेंगे? गुर्दा कहेंगे, है ना। ये हटा दिए तो बन जाएगा गुदा। गुदा मतलब समझते हैं ना? एनस, गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? यूरेटर। क्या है? यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी। और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इसी का हिंदी क्या होता है?
मूत्राशय, यूरेथ्रा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, है ना, ऐड कर दीजिए यहाँ, लेकिन इतने बहुत हैं। यूरेथ्रा यानी क्या बोलेंगे इसको, मूत्र मार्ग। हो गया। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। मानव का उत्सर्जन तंत्र बना होता है क्या क्या सब चीज से बना होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब देखिए अगर हम किडनी का बात करें, ये ये तो हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का कुछ इसका जो है संरचना होता है, लिख लिए थे उसको। एक किडनी नीचे और एक किडनी हल्का ऊपर होता है, छोटा बड़ा हो गया, आप लोग सामान्य बना लीजिएगा। अभी हालांकि यहाँ फिगर नहीं बना रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट होता है हम लोगों में। बना लीजिए। अब इसमें हम खाली ये देख रहे हैं, अभी किडनी का फिगर फिर से बनेगा, है ना। इसमें केवल ये देख रहे हैं कि अब जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या क्या बोलते हैं, किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी। और ये दोनों जो है इसका नाम क्या है, इन दोनों का नाम क्या है, यूरेटर, है ना। ये भी कितना है, 1 पेयर। किडनी भी कितना है, 1 पेयर। उसके बाद ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये नीचे वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इंडिकेट कर दीजिए उसी के नीचे में जहां, बना लीजिए, अपने कॉपी कलम है। और थोड़ा जोर से हंसिए। हो गया।
अब हम लोग हेडिंग में डालेंगे किडनी। इसमें है कुछ, इतना देर लगता है, कुछ है इसमें। तो 7 बार कलम बैठाएंगे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी सब बन के तैयार हो जाएगा। हेडिंग में डालेंगे किडनी, हेडिंग में डालेंगे किडनी। किडनी, इसका हिंदी क्या होता है? वृक्क। अब किडनी का अगर यदि हम बात करें, अब जो है इसकी संख्या कितना, इसका संख्या, रंग कौन सा होता है इसका, बताए भी हैं, है ना, नामे लिखेंगे इसका, भूरे लाल, है ना, इसका नाम क्या है? भूरे लाल। इसका नाम है भूरे लाल, मतलब हल्का भूरा और हल्का हल्का लाल पे होता है। उसके बाद इसका जो शेप होता है यानी आकार होता है, कैसा होता है? सेम के बीज के समान। कैसा होता है? सेम के बीज के समान। लिख लिए। और इसका वजन जो होता है कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। इसका वजन कितना लिखेंगे? 120 से 170 ग्राम। सेम, सीम नहीं लिखेंगे, सेम लिखेंगे, है ना। अब इसका स्थिति का बात करें, इसका स्थिति का बात करें तो यह जो है कह सकते हैं उदरीय गुहा के पृष्ठ भाग पर, उदरीय गुहा के कौन सा भाग पर? पृष्ठ भाग पर। पृष्ठ हो गया। और कह सकते हैं कि दाहिना किडनी यानी दाहिना वृक्क बायां वृक्क की तुलना में, बायां वृक्क की तुलना में हल्का नीचा होता है, या नीचे की ओर, नीचे की ओर होती है, क्योंकि दाहिने किडनी को कौन पुश करता है? पढ़ाए हुए हैं। दाहिने किडनी को यकृत, दाहिने किडनी को यकृत नीचे की ओर पुश करते हैं, यानी इसी के ऊपर होता है उपस्थित वो,
है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करते रहता, इसी के ऊपर जब प्रेजेंट रहेगा, है ना, तो इस पे भार पड़ेगा तो नीचे जेबे करेगा। हो गया। अगर ये मतलब एक डिजिट में अगर देगा, एक इसमें देगा, तो कह सकते हैं इसको लगभग कितना ग्राम, लगभग 150 ग्राम। लेकिन ये रहता है एनसीईआरटी में इसी का यूज किया गया 120 से 170 ग्राम। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम तक होता है। लिख लीजिए लंबाई इसका, छूट गया लंबाई, है ना। किडनी का जो लंबाई होता है लगभग किडनी का लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर, इसको लगभग में लिखेंगे, है ना। उसके बाद इसकी जो मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। मोटाई कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें ये जो है, जैसे ये किडनी है, अब इसका अगर हम लंबाई का बात करें तो लंबाई लगभग कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है ये 5 से 7 सेंटीमीटर। और जो इसका थिकनेस है यानी मोटाई है वो कितना हो जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब किडनी जो होता है कह सकते हैं, अब जो धंसा हुआ भाग होता है किडनी का, उसको हम लोग कौन सा भाग कहते हैं, अवतल। यानी जैसे हम लोग लेंस पढ़ते हैं ना, तो लेंस में क्या होता है, अगर धंसा हुआ भाग रहता है, इस तरह का अगर लेंस है ना, तो ये वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, और इधर वाला को क्या कहेंगे, उत्तल, है ना। अब जो है ये अवतल हो गया, यानी अवतल भाग में ही इसका कह सकते हैं कि यहीं पर जो है सो इस धंसा हुआ भाग को, इस खांच को जो कहा जाता है उसको कहते हैं हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम। और यही हाइलम से सभी प्रकार की नलिकाएं जुड़ी होती है। यानी कह सकते, बात नहीं करेंगे आपस में, यानी कह सकते हैं कि किडनी का जो अवतल भाग होता है धंसा हुआ खांच के संरचना के समान, उसे हाइलम कहा जाता है। और इसी हाइलम में जो है कह सकते हैं यहीं से यूरेटर भी आता है। अभी देखे थे ना, यूरेटर यहीं से निकला था। और यहीं पर जो है सो, है ना, कह सकते हैं कि वृक्कीय धमनी भी जुड़ा होता है, और यहीं पर जो है सो वृक्कीय सिरा भी जुड़ा होता है। तो ये सब चीज जो जुड़ा होता है, इसी को हम लोग जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और यह अंदर की ओर जो होता है, हाइलम के अंदर वाला जो भाग होता है, इसे पेल्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पेल्विक कहा जाता है। और यह पेल्विस जो है यहां पर कह सकते हैं कि इस टाइप से संरचना बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं केलिक्स। क्या कहते हैं,
केलिक्स। अब इसी में देखेंगे ये सब चीज जो है, केलिक्स आ गया, पेल्विस आ गया, ये किडनी का मेड्यूला भाग होता है यानी मध्यांश भाग होता है, और किडनी का जो परिधीय भाग होता है यानी ये बगल वाला भाग है। अब यहीं पर जो है सो कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में जो है सो किडनी में यहाँ क्या होता है, तो रीनल पिरामिड होता है। क्या होता है? रीनल पिरामिड होता है। अब ये रीनल पिरामिड का कुछ हिस्सा मध्यांश में है, और यही दो रीनल पिरामिड के बीच स्तंभाकार संरचना होता है जिसे बर्तनी कॉलम्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बर्तनी कॉलम्स। अब यह रीनल पिरामिड जो है इसकी संख्या लगभग 8 से 18 होती है। कितनी होती है? 8 से 18 होती है। तो ये सब चीज को हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। यहां तक नोट कर लिए ना, है ना? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे अभी बारी बारी से। नहीं बनाना नहीं है, बनाना है, हाँ दूसरा बनाते हैं उसके लिए। अब देखिए अब यहीं से लगा होता है, इसी में लगा होता है यहां पर, है ना, कह सकते हैं यूरेटर। अब यहीं पर जो है यहां पर जुड़ा होता है, कह सकते हैं क्या, वृक्कीय धमनी, और यहीं पर और एक कनेक्टेड होता है जिसे हम लोग कहते हैं वृक्कीय सीरा। क्या कहते हैं? वृक्कीय सीरा। यानी एक के द्वारा ब्लड इसके अंदर आएगा और एक के द्वारा यहां से जाएगा। तो जिसके द्वारा जाएगा यहां से तो उसको वृक्कीय धमनी कह सकते हैं। एक हो गया यहां पर वृक्कीय सीरा, और ये हो गया वृक्कीय धमनी। इसको क्या कहेंगे? वृक्कीय धमनी। और ये हो गया मूत्र वाहिनी। और इसका जो ये धसा हुआ भाग है, इस धसा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस धसा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है, धसा हुआ भाग को, हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। बना लीजिए इसको, ये हो गया हाइलम। अब किडनी के ऊपर जो है आवरण होता है जिसे संपुटक कह सकते हैं हम लोग। इसी के ऊपर आवरण होता है किडनी के ऊपर, कैप्सूल। कैप्सूल। अब जो है किडनी में हम लोग देखते हैं कि 8 से 18 की संख्या में शंक्वाकार संरचना पाया जाता है। इस शंक्वाकार संरचना को कहा जाता है रीनल पिरामिड। क्या कहा जाता है इसे? रीनल पिरामिड। इसकी संख्या 8 से 18 होती है। कितनी होती है? 8 से 18 होती है। अब ये जो है इसको कहेंगे रीनल पिरामिड। इसको कहेंगे रीनल पिरामिड। अब इन्हीं के बीच में यहाँ पर जो संरचना होता है, इस संरचना को कहते हैं बर्तनी की स्तंभ, कॉलम्स ऑफ बर्तनी। इसको कहा जाता है बर्तनी का स्तंभ, कॉलम्स ऑफ बर्तनी। इसको कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्तनी। हिंदी लिखिए, बर्तनी का कॉलम्स ऑफ बर्तनी। अब यहीं पर जो है ये जो अंदर की ओर होता है इसी को कहा जाता है पेल्विस। पेल्विस।
और ये जो बीच बीच में इसका जो संरचना दिख रहा है, देखिए ये खाली वाला संरचना इधर बढ़ा हुआ है बीच बीच में, तो इसको हम कहेंगे, ये खाली वाला संरचना को कैलिक्स, रीनल कैलिक्स। और ये बीच वाला भाग जो है इसको कहेंगे मेड्यूला, बगल वाला भाग को कहेंगे कॉर्टेक्स। तो वो लिखा देंगे। परसों खत्म कर देंगे इसको। समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, क्वेश्चन ही सेट नहीं कर पा रहे हैं। संपुट होता है उसका हिंदी। पिरामिड को पिरामिड ही लिखेंगे, वृक्कीय पिरामिड। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? कहाँ पे? बर्तनी का स्तंभ, कॉलम्स ऑफ बर्तनी। केलिक्स, हाइलम, वृक्कीय शिरा, वृक्कीय धमनी, मूत्रवाहिनी, पेल्विस, कैप्सूल यानी संपुट, रीनल पिरामिड, वृक्कीय पिरामिड। हो गया ना? समय भी हो गया, छोड़ देते हैं आज यहीं पे, कल देखेंगे इससे आगे। कल खत्म हो गया, कल तो नहीं खत्म होगा, परसों कंफर्म खत्म कर देंगे।